हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ा रही हूँ, 10th क्लास का, सीबीएसई बोर्ड का। हमने थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लिया है, अब आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई होप पिछला जितना पढ़ाया था आपको समझ में आ गया होगा। For a long time, foreign trade has been the main channel connected countries. कह रहे बहुत समय पहले फॉरेन ट्रेड क्या था? एक मेन चैनल था जिसके जरिए सब कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टेड इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट and the extensive trade that took place along these routes. आपने पीछे पढ़ा होगा हिस्ट्री में क्या कि जो ट्रेड रूट्स होते थे पहले, जिसके थ्रू इंडिया का ट्रेड दूसरी कंट्री से था, मतलब उस रूट के थ्रू एक कंट्री का माल दूसरी कंट्री में आता जाता था। ठीक है, और ये कौन से थे? इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से ये जुड़े हुए थे। मतलब इंडिया का ट्रेड कहाँ से होता था? साउथ एशिया से, ईस्ट साइड भी और वेस्ट साइड भी। ठीक है, एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स। और जो ट्रेड होता था, ये जो रूट्स थे, इन्हीं के थ्रू किया जाता था। ठीक है, ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट which attracted various trading companies such as the East India Company to India. What then is the basic function of foreign trade? अब foreign trade का एक एग्जाम्पल दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई थी, फॉरेन ट्रेड के लिए आई थी, और यहाँ से वो मसाले, रॉ मटेरियल, कॉटन वगैरह लेके जाती थी और वहाँ उसको तैयार करके बाकी कंट्रीज में बेचती थी। इंडिया में भी बिकता था, जैसे यहाँ से कॉटन जाता था रॉ फॉर्म में और फिर फैक्ट्रियों में वो कपड़ा बन के ज़्यादा कीमत पे इंडिया आता था और इंडिया के लोग उसको खरीदते थे, क्योंकि जो फैक्ट्री से कपड़ा बना हुआ होता था वो उनके हाथ के बने हुए जो चरखे पे वो कपड़ा बनाते थे उससे अच्छा होता था, क्योंकि जो हाथ से बनता था, हैंडलूम से जो कपड़ा बनता था, वो खुरदरा होता था और थोड़ा महंगा होता था, क्योंकि उसको वीव करने में टाइम लगता था। लेकिन जो फैक्ट्रीज में कपड़ा बनता था वो स्मूथ होता था, सॉफ्ट होता था और वो चीप होता था। ठीक है, लेकिन बाद में आपको पता है ईस्ट इंडिया ने क्या किया? पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं। चलिए आगे करें। टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब फॉरेन ट्रेड का बेसिक मुद्दा क्या है कि जो जहाँ के लोग होते हैं वो जो डोमेस्टिक मार्केट के बाहर भी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया तो हो गया डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन अगर हम लंदन से, पेरिस से, अलग अलग कंट्रीज से सामान खरीदें तो जो कस्टमर है उसके पास एक चॉइस आ जाती है। तो आजकल मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं रहा। अगर लोगों के पास पैसा है तो बाहर से भी मार्केट से सामान खरीद लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ओके, अब लिखा है मार्केट्स ऑफ दियर ओन कंट्री। ठीक है, वो अपनी कंट्री के अलावा जैसे बाहर की कंट्री, वो एग्जांपल दिया है। प्रोड्यूसर्स कैन सेल दियर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब बताया जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना सामान केवल अपनी कंट्री में या अपनी मार्केट में नहीं बेचते, वो अपनी कंट्री के बाहर भी मार्केट में बेचते हैं और बाहर के मार्केट के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। ठीक है, और पैसे अर्न करते हैं। मतलब उनका जो कंपटीशन है वो सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं होता, वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ भी होने लग गया है। सिमिलरली फॉर द बायर्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। अब कंज्यूमर के पास भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो चीज प्रोड्यूस हुई है, इसके अलावा वो दूसरी कंट्री से वो चीज इंपोर्ट कर सकता है या खरीद सकता है। ठीक, तो यही फॉरेन ट्रेड है। फॉरेन ट्रेड का मतलब फॉरेन, दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करना, अपनी कंट्री के साथ नहीं, दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करना। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है चाइनीज टॉयज इन इंडिया। आपको पता है
इंडिया में बहुत सारे मार्केट में चाइनीज टॉयज आ गए हैं जो सस्ते भी हैं और लोग बच्चे खरीदते भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया। अब चाइना मार्केट क्या करता है कि इंडिया में टॉयज को एक्सपोर्ट करता है। वेयर टॉयज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस, जो टॉयज होते हैं चाइना के वो हाई प्राइस पे बेचे जाते हैं। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। वो प्लास्टिक टॉयज इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज। अब जो इंडियन मार्केट में जो बायर हैं उनके पास चॉइस है, या तो वो इंडिया के टॉयज खरीद ले या चाइना से आए हुए टॉयज खरीद ले। उसके पास दोनों चॉइस है, फॉरेन की भी और अपने डोमेस्टिक मार्केट की भी, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइस एंड न्यू डिजाइन। अब क्या है, चाइना के जो डिजाइन सुंदर हैं और इंडियन मार्केट के जो टॉयज हैं उनसे सस्ते हैं। चाइनीज टॉयज बिकेम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट, इसलिए चाइनीज जो टॉयज हैं वो इंडियन मार्केट में बच्चों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय हैं। विदिन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉयज। आप देखो, क्योंकि वो चीप है, सुंदर डिजाइन के हैं, इसलिए जो इंडियन टॉयज है उसको किसने रिप्लेस कर लिया, उसकी जगह कौन से टॉयज आ गए, 70 से 80% चाइनीज टॉयज मार्केट में बच्चों के लिए आ गए। मतलब हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था उसको उसने 70 से 80% हटा दिया और उसकी जगह 70 to 80% किनके टॉयज हैं अब इंडिया में, चाइनीज टॉयज। ठीक है, टॉयज आर नाउ, ये हमारा हो गया, टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट्स देन अर्लियर। और जो चाइनीज टॉयज हैं वो इंडियन मार्केट में पहले की बजाय और चीप कर दिए गए हैं और सस्ते कर दिए गए हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या घटित हो रहा है, अब देखो आगे बताया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड के हिसाब से चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट, क्योंकि वो चीप है, डिजाइन सुंदर है, तो इंडियन मार्केट्स में चाइनीज टॉयज बहुत सारे आ गए हैं। इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट अ लोअर प्राइस। अब क्या हो गया, इंडियन और चाइनीज टॉयज का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें जो चाइनीज टॉयज है उसने अपने आप को इंडियन टॉय से बेटर प्रूव किया है, उसमें बच्चे उसके लिए ज्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और प्राइस भी उनका लो है। एक तो उनका डिजाइन अच्छा है, एक उनका प्राइस लो है, और डिजाइन अच्छा होने की वजह से, प्राइस लो होने की वजह से बच्चे उन टॉयज को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। और जो इंडियन टॉयज है वो हट गए मार्केट से 70 to 80% और उसकी जगह चाइनीज टॉयज ने ले ली है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। और ये जो कंपटीशन है इसने चाइनीज मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी दी है अपना व्यापार भारत में बढ़ाने के लिए अपने टॉयज का। द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स। अब जो इंडियन टॉय मेकर्स है उनके लिए इसका उल्टा इफेक्ट पड़ा है। क्या हुआ है कि उनका सामान बिक नहीं रहा है, दे फेस लॉसेस, वो घाटा फेस कर रहे हैं। एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस, क्योंकि उनके टॉयज इंडियन मार्केट में कम बिक रहे हैं। ठीक है, इंडिया में ही होके इंडियन जो मेकर्स है, टॉय मेकर हैं, उनका माल इंडिया में कम बिक रहा है क्योंकि उनके टॉयज का डिजाइन अच्छा नहीं है और वो थोड़े महंगे हैं। जबकि चाइना के जो टॉयज हैं वो सस्ते हैं, सुंदर डिजाइन में हैं और बच्चों को पसंद आ रहे हैं। इसलिए इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज ने जो इंडियन टॉयज थे उनको रिप्लेस कर दिया और मार्केट में 70 to 80% चाइना के टॉयज आ गए हैं। ये असर पड़ता है, इंडियन मार्केट्स को लॉस हो रहा है, जबकि चाइना की जो मार्केट है, जो चाइना के प्रोड्यूसर है, उनको इससे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड। जब हम कोई ट्रेड ओपन करते हैं, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। जो गुड्स होती हैं वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस, प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकेम इक्वल। अब क्या होता है, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। अब उन गुड्स की जो मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ती है
और जो प्राइस होते हैं वो दोनों गुड्स के मार्केट में सेम रहते हैं, ठीक है, इक्वल रहेंगे। दो प्रकार के टॉयज मार्केट में है, डिमांड बढ़ रही है और दोनों के ही जो रेट है वो सेम है। एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर। अब जो दोनों टॉयज के जो प्रोड्यूसर मार्केट में वो एक दूसरे से उनका कंपटीशन शुरू हो गया है, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड। वो अलग अलग है, अलग अलग कंट्री से हैं, फिर भी उनका कंपटीशन शुरू हो गया बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल। थाउजेंड्स ऑफ माइल वो एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी मार्केट में अगर दो तरह के टॉयज हैं तो उनका कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। दोनों सेम डिजाइन के हैं, अच्छे डिजाइन के हैं और दोनों का रेट बराबर है, जबकि माइल्स दूर है, लेकिन फिर भी उनके बीच में कंपटीशन मार्केट में स्टार्ट हो गया। अब आगे, फॉरेन ट्रेड thus results in connected the markets or integration of markets different countries। ठीक है, इस तरह जो मार्केट है फॉरेन ट्रेड है, ये क्या करता है कि दो कंट्रीज के बीच में कनेक्शन लाता है। जैसे दो मार्केट है, दूसरी का एक इंडिया का हो गया और एक दूसरी कंट्री का हो गया, जैसे हमने चाइना का लिया, ठीक है। तो दोनों की जो प्रोडक्ट मार्केट में दोनों में कंपटीशन होगा और जिसका बेहतर होगा उसका डिमांड बढ़ जाएगी और जिसकी कम होगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो लॉस में चला जाएगा, और जिसकी डिमांड हाई होगी वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। फॉरेन ट्रेड थस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करता है, और हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के जो मार्केट है उनका एकीकरण होता है, इसका ये मतलब हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इन द पास्ट 2 और 3 डिकेड्स, 10-20-30 साल पहले की बात बता रहे हैं, मोर एंड मोर MNCs हैव बिकम लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीप फॉर दियर प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि पास्ट 2 और 3 डिकेड्स, 2 से 3 दशक पहले क्या था, जो MNCs थे वो अपने लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसा मार्केट ढूंढ रहे थे, जो चीप हो, जिसमें उनका प्रोडक्शन चीप हो। प्रोडक्शन चीप का मतलब उनको चीप लैंड मिले, चीप लेबर मिले, चीप स्किल्ड लेबर मिले, अच्छे टेक्नीशियन मिले कम रेट पे, ताकि जब गुड्स का प्रोडक्शन रेट है वो कम आए और उस प्रोडक्ट को वो थोड़ी ऊंची कीमत पे बेचें और प्रॉफिट अर्न करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन दीज कंट्रीज हैज बीन राइजिंग। अब क्या हो गया, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इन MNCs का अब कंट्रीज में इंक्रीज होने लग गया, बढ़ने लग गया। ये MNCs अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब बढ़ाने लग गई, ठीक है। At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly। और जो कंट्रीज का जो क्या नाम फॉरेन ट्रेड था वो भी बड़ी तेजी से बढ़ा है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा है। A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs। जो मोस्टली बहुत ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड है वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, MNCs के द्वारा। फॉर द इंस्टेंस, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produce car for the Indian market, it also export cars to other developing countries and export car components for its many factories around the world। अब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फोर्ड का इंडिया में, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये नॉट ओनली प्रोड्यूस कार फॉर द इंडियन मार्केट, ये केवल इंडियन मार्केट के लिए ही कार नहीं बनाता है। कार तो इंडिया में बन रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रखा है इन्होंने फोर्ड ने कार बनाने का। तो कहते हैं लेकिन ये जो कार बनती है सिर्फ इंडिया में ही नहीं खप जाती हैं, इनको वो कहाँ बेचते हैं, दूसरी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे भी उनको एक्सपोर्ट किया जाता है और इन कार के कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक। लाइकवाइज एक्टिविटीज ऑफ मोस्ट MNCs इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियली ट्रेड इन गुड्स एंड ऑल्सो सर्विसेज। इन शॉर्ट में ये बताया गया है कि MNCs ना केवल गुड्स का ट्रेड करती हैं बल्कि सर्विसेज का भी ट्रेड करती हैं, मतलब सर्विसेज से भी वो पैसे कमाती हैं और
गुड्स मैन्युफैक्चर करके भी पैसे कमाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्री। अब कहते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो गया, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन, इसमें ज्यादा से ज्यादा एकीकरण हुआ है, और मार्केट अक्रॉस कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से। चलिए आगे करें। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है कि जो इंटीग्रेशन है, जो एकीकरण है, उसका प्रोसेस तेज हो रहा है, और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, और जो कंट्रीज के बीच का जो इंटरकनेक्शन है वो भी तेजी से बढ़ा है। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और जो MNCs हैं वो एक मेजर रोल, प्रमुख रोल अदा कर रही हैं इस प्रोसेस में। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में MNCs एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं, प्रमुख रोल प्ले कर रही हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट दे रही हैं, और टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ज्यादा से ज्यादा गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी विभिन्न कंट्रीज में मतलब मूव हो रही है, ये सभी चीजें MNCs के थ्रू। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। कुछ समय पहले की बजाय अब जो है ये जो अलग अलग कंट्री के रीजन है एक दूसरे के ज्यादा करीब आए हैं। ठीक, चलिए। Besides the movements of goods, service, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. अब कहते हैं गुड्स का मूवमेंट, सर्विस का मूवमेंट, इन्वेस्टमेंट का मूवमेंट और टेक्नोलॉजी की मूवमेंट के अलावा एक और वे है जिसके कारण कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हुई हैं। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपुल बिटवीन कंट्रीज। मतलब इन चीजों का तो मूवमेंट हो ही रहा है, अब लोगों का भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। People usually move from one country to another in search of better income, better jobs और better education. अब लोग भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किस किस के लिए जा रहे हैं, अच्छी इनकम के लिए, अच्छे जॉब के लिए और अच्छी एजुकेशन के लिए। अब वो अपनी कंट्री तक ही सीमित नहीं है, वो एजुकेशन, जॉब और बेटर इनकम के लिए सिर्फ अपनी ही कंट्री में स्टिक नहीं रहते, वो दूसरी कंट्री में इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए जाते हैं। अगर किसी को अच्छा जॉब ऑफर होता है दूसरी कंट्री में तो वो चला जाता है। लोग अगर पैसे ज्यादा हैं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो दूसरी कंट्री में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट भी आजकल बहुत बढ़ गया है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स हाउएवर देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ समय पहले, ये मतलब कुछ समय पहले 10-20 साल पहले की बात बता रहे हैं कि देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज, मतलब कुछ टाइम पहले अब जो ये जो मूवमेंट्स था, मतलब लोगों का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, ये कम हुआ है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं, इसकी वजह से ये मूवमेंट कुछ कम हुआ है। अगला टॉपिक करते हैं, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पहला आएगा टेक्नोलॉजी। कौन कौन से फैक्टर हैं इसके? ठीक है, फर्स्ट है टेक्नोलॉजी। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। रैपिड मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का जो एक बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके कारण भी जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो तेज हुआ है। फॉर इंस्टेंस, द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अब 50 साल पहले की बात बताई गई है कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा हुआ है। दिस हैज मेड मच faster delivery of goods across long distance
पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। अब क्या हो गया कि दूसरी कंट्री से अगर जब हम सामान मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट इतना तेज हुआ है कि अब जब हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं वो बहुत जल्दी दूसरी कंट्री में पहुंच जाती है। मान लीजिए इंडिया से हम कोई सामान दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, मान लीजिए इंडिया से सामान आ रहा है दुबई से या सिंगापुर से, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी इम्प्रूव हो गई है कि वो सामान कुछ ही दिनों में हमारे पास पहुंच जाता है। इस वजह से भी ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है ये बहुत तेजी से हुआ है। और इसके जो फैक्टर्स हैं उनमें पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहला था सिर्फ टेक्नोलॉजी, सेकंड पॉइंट क्या है इसके फैक्टर का, इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। अब बहुत सारे एरियाज में ये जो टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये बहुत फास्ट चेंज हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, इंक्लूड मोबाइल फोन, फैक्स हो गया, आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। इनसे कनेक्शन किया जाता था टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, और जो रिमोट एरियाज से उनमें इनको कम्युनिकेट किया जाता था। दिस हैज बीन फैसिलिटेट बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। अब ये चीज किससे होने लगी, सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गया अब, ठीक है। एज यू वुड बी अवेयर, आप लोगों को भी पता होगा, कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। अब जो कंप्यूटर्स हैं हर एक्टिविटी में, हर फील्ड की एक्टिविटी में आ गए हैं। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, ठीक है। आजकल तो हर जगह इंटरनेट है, हर बच्चे को पता है इंटरनेट के क्या क्या काम है, क्या क्या करते हैं। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है, ये सबको पता है, सब जानते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। इंटरनेट ऑल्सो अलाउज अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एंड टॉक ए वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। मतलब मामूली सा कॉस्ट बियर करके आप कहीं पे भी ईमेल और वॉइस मेल कर सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आ गई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का पहला फैक्टर क्या था, टेक्नोलॉजी। दूसरा फैक्टर हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनके इम्प्रूवमेंट से भी ग्लोबलाइजेशन काफी बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ लिखा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक मेजर रोल प्ले किया है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में, इसके इंक्रीजमेंट में। अब देखो, अब यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। अब आईटी को कैसे यूज किया गया है, ये एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। अ न्यूज मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंदन रीडर्स इज टू बी डिजाइन्ड एंड प्रिंटेड इन इंडिया। एक मैगजीन है जो लंदन के रीडर्स के लिए पब्लिश होती है, उसका डिजाइन और उसका प्रिंट कहाँ पे हो रहा है तैयार, दिल्ली में। मतलब दिल्ली में वो मैगजीन डिजाइन हो रही है और प्रिंट हो रही है, और बिक कहाँ पे रही है, लंदन के मार्केट्स में। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। मैगजीन का जो टेक्स्ट है वो इंटरनेट के थ्रू दिल्ली भेजा जाता है, उसको डिजाइन करने के लिए और प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एंड द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन। और जो दिल्ली के ऑफिस में डिजाइनर बैठे हैं ये ऑर्डर्स भी आईटी के थ्रू लेते हैं कि इसका डिजाइन कैसे बनेगा मैगजीन का, ठीक है। ये किसको यूज करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज को, इसी के थ्रू ये लेते हैं कि क्या डिजाइन होगा और प्रिंट का फॉन्ट वगैरह क्या होगा। द डिजाइनिंग इज डन ऑन द कंप्यूटर। जो डिजाइनिंग है वो कंप्यूटर पे होती है। आफ्टर प्रिंटिंग के बाद पहले डिजाइनिंग होगी फिर प्रिंटिंग होगी। द मैगजीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन। और फिर वो जो मैगजीन्स हैं डिजाइन के बाद और प्रिंट के बाद
बाय एयर लंदन को भेज दी जाएंगी। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट। अब जो पैसा भी है प्रिंटिंग का, डिजाइन का, वो लंदन बैंक से सीधा इंटरनेट के थ्रू इंडियन बैंक में आ जाएगा। मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज आ गई हैं। इसकी वजह से भी कह रहे आईटी के आने की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन रैपिडली बढ़ा है। इतना ही पढ़ते हैं, अगला बाद में कराऊंगी। इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स पक्का लिखिएगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।